जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। हम 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 21 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला स्टेटमेंट है, इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, उनको मैच करने हैं किस चीज़ के लिए फेमस है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है बुरझोन। ठीक, ये रॉक कट सराइन बोल रहा है, तीर्थ स्थल। जैसे आपने जैना श्राइन सुना होगा, बुद्धा श्राइन, वैसे ही रॉक कट। और सेकंड दे रहा है स्टेटमेंट चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ ये टेराकोटा आर्ट के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, मिट्टी के कला बोल सकते हो आप, टेराकोटा आर्ट। और थर्ड दे रहा है गणेश्वर, एक कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए, कॉपर की कलाकृतियाँ। कॉपर, ये कॉपर की कलाकृतियाँ कहाँ पाई जाएगी, ऐसे अभी तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन, पहले इसको देखते हैं क्या हम गेस कर सकते हैं। तो कॉपर की कलाकृतियाँ वहाँ पाई जाएंगी जहाँ मैक्सिमम कॉपर का प्रोडक्शन होता हो। ये कॉपर की खान पाई जाती है। और इंडिया में खान कहाँ पाई जाती हैं कॉपर के लिए, कौन सी जगह फेमस है? राजस्थान, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक, और ये बुरझोम ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बहुत फेमस जगह है। ठीक, बुरझोम, रॉक कट सराइन नहीं है, ये जान लीजिएगा। ठीक, अभी दिखाते हैं क्यों। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, और सी और डी में आंसर देखना है आप। देखो, बुरझोम जो है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ये नियोलिथिक साइट है, यहाँ गर्त आवास पाए गए थे। ठीक, यहाँ गर्त आवास पाए गए थे, नियोलिथिक साइट है। गर्त आवास क्यों पाए गए होंगे? कॉमन सेंस सोचो। गर्त आवास इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि उनको हीट चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। ठंडी को जमीन का टेम्परेचर एवरेज 17 डिग्री माना जाता है। 15 से 17 डिग्री जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट हमें सरफेस मिलता है, उसका टेम्परेचर माना जाता है एवरेज में 15 से 17 डिग्री के आसपास। इसलिए देखते होंगे ठंडी में जो पानी रहता है वो इतना ही रहता है हमेशा, 17 डिग्री, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, 17 डिग्री ही रहता है। ठीक है, हमें ठंडी में वही पानी गर्म लगता है और गर्मी वही पानी हमको ठंडा लगता है। जब ताज़ा ताज़ा गाँव में रहे होंगे तो निकाला होगा पानी, जो हैंडपम्प से निकाला जाता है, तो ताज़ा ताज़ा पानी तो वो गर्मी में ठंडा लगता है और ठंडी में गर्म रहता है। लेकिन पानी ठंडा गर्म नहीं होता, वो यही 15 से 17 डिग्री में ही रहता है, क्योंकि अर्थ का जो क्रस्ट है इतनी टेम्परेचर पर रहती है। तो वही ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पाया जाता है, गर्त आवास पाया गया था। ठीक, गर्त आवास पाया गया था जम्मू कश्मीर में। ये बुरझोम पास नियोलिथिक साइट, जब बहुत और नहीं बनते थे, घर नहीं बनती थी, झोपड़ियाँ, तो जमीन के अंदर खोद के बन रहते थे। और सेकंड पेयर है दे रहा है चंद्रकेतुगढ़, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक, और ये टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, मतलब दूसरा सही है। ठीक, और तीसरा भी करेक्टली मैच है। क्यों मैच है? मैंने आपको बताया था, कॉपर और राजस्थान। ठीक, खेतरी बेल्ट बहुत फेमस है कॉपर के लिए, ये जरूर आप याद रख लीजिएगा। कॉपर जो खेतरी बेल्ट है वो मैक्सिमम कॉपर प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान रीच्ड इंडस इन एक परसुट फ्यूजिटिव। ठीक, खौरज़म प्रिंस ये भाग के आए थे इल्तुतमिश के पास बचने के लिए। डेट एग्जैक्ट नहीं डाला, सॉरी। तो ये चंगेज खान ने यहाँ सेंट्रल एशिया पे अटैक किया था, अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान ईरान के पास। तो ये भागते हुए, हाँ, ये जो अपना इंडिया का ऐसे पास बना है राजस्थान के पास, खैबर पख्तून कहते हैं शायद, यहाँ से भागते हुए आए दिल्ली इल्तुतमिश के पास। और चंगेज खान इनके पीछे पीछे आ रहा था। ये इंडस पहुंच चुका था, इंडस। ठीक है, इंडस के ऐसे ही इंडस 4-5 नदियां हैं, तो इंडस के पास चंगेज खान पहुंच चुका था। तो यहाँ इल्तुतमिश के पास हेल्प के लिए क्या था, आप हमें सेफ्टी दे दो। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे मना कर दिया था, मना कर दिया था, इसलिए चंगेज खान ने इंडस क्रॉस नहीं किया, वापस चला गया। तो इसकी स्टोरी ये स्टेटमेंट दे रहा है। और ये एनसीईआरटी है, 7th क्लास की हिस्ट्री की, उससे आया है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वहीं दे रहा है। और इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो तैमूर था। तैमूर लंगा आपने सुना होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा 6th-7th में। हाँ, ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। ठीक, तैमूर जो क्रॉस द इंडस यानी एक प्रकार से इन्वेज किया था, आक्रमण किया था, अटैक किया था।
और मुल्तान को ऑक्युपाई कर लिया था, छीन लिया था और इंडस को क्रॉस कर लिया था। तीसरा स्टेटमेंट जरा, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डिउराया सेकेंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। अब इसको जाके देखना आप केरला को कौन सा कोस्ट कहते हैं, जो कोस्टल एरिया है केरला यही है, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक, चलो आपको स्टेटमेंट पहले यहीं से बता देते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। ये तो आपको इल्तुतमिश वाला ने हमने समझा दिया। ये आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक भी। ठीक, ये तैमूर अटैक किया था। ठीक, और इसमें से एक चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि जो ज़्यादातर होते थे सेंट्रल एशिया वाले, क्यों, जैसे गजनी भी अटैक किया था। ठीक, गजनी अटैक किया था और मोहम्मद गोरी अटैक किया था। गजनी अटैक किया, गोरी अटैक किया, सबसे पहला आक्रमण हुंस का हुआ था, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम हुआ था, चंद्रगुप्ता सेकंड, गुप्ता डायनेस्टी की। ठीक है, गुप्ता जब काल चल रहा था उस टाइम पहला आक्रमण हुआ था, हुंसों का माना जाता है एक प्रकार से। उसके पहले बहुत सारे आक्रमण हुए थे लेकिन ये माना जाता है। तो ये आक्रमण क्यों ज़्यादा इंडिया पर होता था, मेन कारण था इनकी अर्थव्यवस्था जितनी भी थी सेंट्रल एशिया वालों को गिरती रहती थी। ये ऐसी जगह इन्वेट करना चाहते थे जहाँ से खूब सारा धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा कर लें। और इंडिया की उस टाइम एंशिएंट इंडिया टाइम 30 से 35% जीडीपी थी। सोचो आप कितना कंट्रीब्यूशन रहा होगा उस टाइम का, इसीलिए। ठीक, और ये देवराया सेकंड है, ये विजयनगर एम्पायर। और वास्को द गामा आपने ये पढ़ा होगा कि 1498 आया था। ठीक, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, 1498 के टाइम आया था। ठीक, चलो आंसर देखते हैं। पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, चंगेज खान अटैक किया था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश पे अटैक इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, अटैक नहीं किया था, रीजन पहुंचा था, धमकी दिया था इल्तुतमिश को। ये इन्होंने ये जो ख्वारिज में जो प्रिंस हैं शाह जलाउद्दीन सेंट्रल एशिया के, इनको शरण देने के लिए, लेकिन इल्तुतमिश ने वापस कर दिया था इन्हें, चंगेज खान वापस चला गया था मंगोलिया। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इतने में था। ठीक है, जब ये तैमूर इन्वेड किया था। ठीक, और थर्ड ऑप्शन है इनकरेक्ट क्यों है, क्यों देवराया सेकंड इतने से इतने तक थे, 422 से 426 थे, और वास्को द गामा 1498 में आया था। ये आपने पढ़ा ही होगा लूसेंट में। तो ये मैच कर नहीं रहा, तीसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्यों गलत है ये देखो आप, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक नहीं था। ठीक, ये थे कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। ये लास्ट रूलर चल रहे थे, ठीक है, तुगलक रूलर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर was one of the founding member of Jewish order. सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है, फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा में डेथ हुई एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम। और थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है, फीस्ट ऑफ स्टीफन फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर एज ए पर्व, यानी फेस्टिवल की तरह इनकी डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है, चर्च को सम्मानित किया जाता है, तो ऐसे इनके नाम पे डे सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर गोवा में। तो ये क्यों पूछा, ये भी आंसर मैं आपको बताऊंगा क्यों पूछा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, पहले दे रहा है 1 and 2, 2 and 3, थर्ड 1 and 3, फोर्थ 1 2 3। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये आंसर आया क्यों। जो ESI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो है ये रिस्टोर कर रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर का, ठीक है, 400 साल पुराना कास्केट इन गोवा में, इनको
या रिनोवेट कर रहा है, रेस्टोरेशन पे लगी है, इसलिए ये क्वेश्चन उठा लिया। एक प्रकार से कल्चर में भी जा सकता है, हिस्ट्री में भी जा सकता है, करंट में जा सकता है, आप जो भी कह सकते हो। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है। 1 और 3 सही है। ये गलत क्यों है, चलो ये देखते हैं। 2 गलत क्यों है, ठीक है। ही डाइड ऑन द आइलैंड ऑफ सैंशिया, सैंशियन, ये चाइना के कोस्ट के आसपास है, ठीक। और ये क्यों यहाँ डेथ हुई थी इनकी, ट्राई टू गेन एंट्रेंस इन चाइना, ये चाइना में घुसना चाहते थे जो क्लोज थे फॉरेन के लिए, हाँ फॉरेन के लिए बंद था। और थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर था, ये फीस्ट ऑफ स्टीफन सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा 3 दिसंबर एवरी ईयर को सेलिब्रेट किया जाता। पहला क्यों सही है, ये बात सही है। फाउंडर थे आप जूश ऑर्डर के, और इसमें स्पेनिश संत थे, सेंट बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट दे रहा मिताक्षरा, ये सिविल लॉ था, अपर कास्ट के लिए बोल रहा है, ठीक। और दया भागा एक जो था वो सिविल था, लोअर कास्ट के लिए, यानी ये अपर कास्ट के लिए, ये लोअर कास्ट के लिए। ये प्लस लगा लो, माइनस लगा, ठीक। फिर नेक्स्ट पे मिताक्षरा से सिस्टम, सन कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, मतलब पिता के जिंदा रहते हुए, ठीक। और दया भागा सिस्टम, इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर दैट द सन कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जब फादर की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही ये राइट टू प्रॉपर्टी अपनी क्लेम कर पाएंगे कि ये हमारे हिस्से में है। उनके अलिफ जिंदा रहने पर ये नहीं बोल सकते हैं। मिताक्षरा बोल सकते हैं कि इनके पिता के जिंदा रहते बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी में अधिकार है। थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है, मिताक्षरा सिस्टम डील विद द मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर ओनली, मिताक्षरा जो है बोल रहा मेल मेंबर ओनली, ठीक। whereas दया भागा सिस्टम with the matter related to property held by both male and female। पहले में दे रहा 1 और 2, 1 और 3 सी, ठीक। आंसर देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन सॉल्विंग क्यों आया क्वेश्चन, ये पहले देखो। सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दिया था, इक्वल राइट टू इनहेरिट एंसेस्टर, ठीक। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि पिता के प्रॉपर्टी में बच्चे का हक है कि नहीं, उससे रिलेटेड एक डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट, उससे उठा के ये पूछ लिया। अब इसको कल्चर में डालो, करंट में डालोगे, हिस्ट्री में डालोगे, समझो। पहले स्टेटमेंट क्यों करें, देखो मिताक्षरा ओल्डेस्ट है, ठीक है, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। और दया भागा ये भी ओल्ड स्कूल हिंदू का ही है, और बोथ डील विथ अपर एंड लोअर कास्ट, ठीक, दोनों डील करते हैं। बस ये मिताक्षरा और दया भागा में यही अंतर है, ये ऑल इंडिया लगता है एक्सेप्ट आसाम और वेस्ट बंगाल में नहीं लगता। और ये दया भागा जो है जो एक्सेप्ट आसाम और वेस्ट बंगाल में ही लगता है, ठीक। ये आसाम और वेस्ट बंगाल में ही लगता है। हाँ, तो पहला गलत हो गया, 2 ओनली सही है इसमें। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है मिताक्षरा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ, ये नियम था ओनली व्हेन, ये बच्चा जो है अपनी जब फैमिली में पैदा होगा तभी वो कह सकता है हाँ मेरा प्रॉपर्टी पे अधिकार है। और ही कैन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ टाइम ऑफ फादर, ठीक है, फादर जिंदा रहने पे भी कह सकता है हाँ इसमें मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी में, ठीक। और दया भागा जो है वो ओनली कह सकता है जब प्रॉपर्टी जो होल्डर थे, होल्डर चाहे फादर कह सकते हो चाहे मदर, जो भी प्रॉपर्टी होगी उनके मरने के बाद ही इसमें कह सकते हो हाँ मेरा प्रॉपर्टी पे अधिकार है। दया भागा और इसमें ये अंतर है। और बोथ दया भागा डील बाय द मेल और फीमेल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर के रिलेटेड। मिताक्षरा जो स्कूल है ये सिर्फ ऑर्थोडॉक्स स्कूल उसको माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मल्टीपर इन इकोनॉमिक, मुद्रा गुणांक इंक्रीज किसके साथ इंक्रीज होती है, ठीक। मुद्रा गुणांक मनी मल्टीपर, पहला इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो CRR आपने पढ़ा होगा, ठीक। दूसरा दे रहा इंक्रीज इन स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये CLR इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा। और थर्ड दे रहा, चलो ऑप्शन तो आपको मिल गया सही कौन है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, इसको बढ़ाने के लिए, ठीक। और फोर्थ दे रहा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंट्री, किसके लिए है, मनी मल्टीप्लायर। आपने तो आंसर देख लिया, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आपने आंसर देख ही लिया, सी सही है, इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। और ये आप देख ही सकते हो, बैंकिंग हैबिट बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर है, ठीक। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने दे दिया हूँ, ठीक। यहाँ पढ़ लेना, हिंदी वाले यहाँ पढ़ लेना आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाय, किसके कारण इंक्रीज हो सकता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल स्टिमुलस प्रोत्साहन देने के लिए, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। चलो एक एक अभी यहीं से हम समझा देते हैं। और ये जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो होती है ये कब लाई जाती है, कुछ चीज़ बढ़ावा देने के लिए, यानी मनी प्लस करेंगे, बढ़ावा देने के लिए मनी प्लस करेंगे, मनी प्लस करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा पब्लिक के हाथ में, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो वो फालतू का सामान पब्लिक खरीदने लगेगी बिना मतलब के। जैसे आपके पास कम पैसे हैं तो सोच सोच की चीज़ें खरीदोगे। फॉर एग्जांपल देख लो, आप पढ़ रहे हो तो जब नया नया 1 तारीख को पैसा आता है, 1-2 तारीख मम्मी पापा भेजते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें खूब पनीर इधर उधर बना के खाते हैं। जब लास्ट जाते जाते कम हो जाता है, तो इस टाइम इन्फ्लेशन आपके नज़रिए में ज़्यादा रहता है। जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ देखोगे इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, प्लस माइनस 4 जो है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 माना जाता है, या 6 हो या 4 हो, ठीक। 2 से 6 के बीच में मानी जाती है, इसे 4 प्लस माइनस 2 लिखते हैं इन्फ्लेशन, ठीक। हाँ, तो ये पहला सही हो गया, ठीक है, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा आएगा तो अब खर्चा ज़्यादा करो बिना मतलब के, तो डिमांड जरोगे, फालतू फालतू की चीज़ें खरीदोगे, तो ये हो गया सही, ये सही हो गया, तो ये गलत हो गया, ठीक। और देखो हायर परचेजिंग पावर, यही चीज़ मैं यहाँ समझाया हूँ। जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फालतू की चीज़ें खरीदने लगेगा, ठीक है, तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन आएगी ही, ठीक है। चौथा सही हो गया, ठीक। और तीसरा क्यों गलत है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज क्यों गलत है, इसको एक्सप्लेनेशन में आप देखो तीसरा क्यों गलत है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज और राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं रीच करते हैं। इसका मैंने आगे इसलिए नहीं लिखा, आप जाके आप सर्च करो, ठीक है। ये दोनों हैं क्या चीज़, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ मैं ही लिख दूँ, इसको जाके आप सर्च करके देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज और राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक। अभी मैं एक लेक्चर और ले आऊँगा, एक सीरीज ले आऊँगा, जैसे इकोनॉमिक के 2009 से, अभी पहले एक पूरी हो जाए, इकोनॉमिक के 2009 से कितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, जैसे 2021 हिस्ट्री कितने आया, 220 है, उसकी एक सीरीज लेक्चर इसकी चलाऊँगा। सिर्फ पहले मैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट करूँगा, जो बेसिक हैं, तब हम पता तो चले कि आप लोग को युद्ध में जा रहे हैं तो कौन सा हथियार लेके जाना चाहिए। 25th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दे रहा है रिटेल इन्वेस्टर, थ्रो डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट डेप्ट बॉन्ड, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है पैसा मार्केट से उठाने के लिए, उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डरिंग मशीन मैचिंग, ये कुछ आपको डिजिटल सा लग रहा होगा। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखो बोल रहा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, सिक्योरिटीज बोल रहा है। और ये तो आप जानकार होंगे कि जब सिक्योरिटी बोल देता है, सिक्योरिटीज बोल देता है,
तो मार्केट सिक्योरिटी का मतलब तुरंत आरबीआई की जगह सेबी उठ के आ जाती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक, इंडिया आ जाती है उठ के। तो पहला आपको ये दूसरा काट लेना है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो ट्रिक मैंने यहाँ बताई वही यहाँ देखो, ठीक है। जब दे बोल रहा है बीएस से, इससे हाँ स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है, तो इसके साथ सेबी आएगी, ठीक, यस आरबीआई नहीं आएगी, ठीक, तीसरा गलत, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो, ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना चैनल पे, यही है, सेम है एस्पेरेंट्स क्लिनिक 21222, ठीक, सेम ही लिख लेना क्लिनिक्स तक, उसके बाद लिख लेना 21222 नंबर डाल देना, एस्पेरेंट क्लिनिक्स 212, टेलीग्राम पे चैनल है, उससे आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर क्रेडिट क्या होता है। पहला दे रहा है ये माइक्रो फाइनेंस करने के लिए टूल है जो, ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर के लिए है, वाटर क्रेडिट करता है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, WHO प्लस वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव में मिलकर लॉन्च किया। थर्ड दे रहा है इसका एम है इनेबल करना है पुअर पीपल को मीट दियर जो वाटर नीड है, ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसके बिना डिपेंड हो सकते हैं। ये क्यों आया क्वेश्चन, यहीं से बता रहा हूँ, जल जीवन मिशन बड़ा चर्चा में था, ठीक, उसी से रिलेटेड करके ये पूछा है, लेकिन वो नहीं पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये तो ये जल जीवन मिशन के कारण क्वेश्चन पूछा है। पहला करेक्ट है, पावरफुल टूल है सैंक्शन, ठीक है, जो वाटर और सैनिटेशन से संबंधित है, पहला वो ठीक है। दूसरा गलत क्यों है, ठीक है, वो क्या बोल रहा था, WHO प्लस वर्ल्ड बैंक बोल रहे थे, लेकिन इसमें वाटर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको जाके देखना है ये वाटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़, ये जाके आपको देखना है, ठीक। दूसरा गलत है, ठीक, दूसरा गलत है तो 1-3 सही होगा, देख लेना अभी जाके बैक करके। तीसरा स्टेटमेंट क्यों है, ठीक है, हाँ अफोर्डल करा गरीब आदमी को, सच स्मॉल टाउन को, कि वो अफोर्ड कर सकते बिना सब्सिडी के, एक प्रकार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यूजली रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दे रहा है लेंडिंग टू ट्रेड इंडस्ट्रियल बॉडी when they fail to borrow from other sources। अब ये ध्यान रखना, आप लेंडिंग बोल रहा है ट्रेड और इंडस्ट्रियल बॉडी के लिए, ठीक, ध्यान रखना, ट्रेड के लिए भी सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट टाइम में जब कौन आता है सीन में, आरबीआई आता है, ठीक है, आरबीआई आता है, आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक अपने यहाँ बोलते हैं, ओके, अदर देशी की अदर जैसे यूएसए के फेडरल बैंक है, अपने यहाँ की आरबीआई, ये लास्ट। और किसी ट्रेड इंडस्ट्री के लिए लास्ट रिजर्व बोला जाएगा, ये आप मान सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस। हो सकता हो बैंक अगर क्राइसिस हो तो किसके पास पैसा लेने की जाएगा, जैसे मान लो HDFC, ICI या केनरा, कोई बैंक दिक्कत में हो, हाँ यस बैंक अभी आपने सुना होगा, तो मॉनिटरिंग आरबीआई करती है, तो लास्ट में आएगी कौन सी, पापा है तो पापा आते हैं लास्ट सीन में ना, जब समस्या आती है घर में पैसे की, ठीक, तो हो सकता है मे बी। थर्ड देखते हैं, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। आपको लगता है बजट डेफिसिट करेगी फाइनेंस करने के लिए, हाँ गवर्नमेंट की फाइनेंस करती है आरबीआई, ठीक है, पैसा देती है फाइनेंस करने के लिए, लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट हो जाएगा फाइनेंस करने का, कुछ सस्पेंस लग रहा है, ठीक है। अब क्यों लग रहा है, ये 2 सही है, 1 गलत है, 2 3 भी गलत है। अब क्यों गलत है चलो दिखाते हैं, ठीक है, 2 सही है, ठीक है। ये आपने देख लिया है, बैंक जब बहुत किसी कोलैप्स होने वाली होती है, रिस्क हो जाती है, जैसे यस बैंक हुई, अदर सारी बैंक होती है, बहुत सारे बैंक भी मर्जर चल रहे थे, ठीक है, उसी के रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे बैंक क्राइसिस में थे, यस बैंक थी तो उसी से संबंधित करके पूछा। तो इसीलिए जब बैंक क्राइसिस में होती है फिर जाती है लास्ट
ठीक है, लास्ट ऑप्शन पास, इसीलिए उसको कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट। और ये प्रमोट इंडिविजुअल करता है फंक्शन, ठीक है। और जो कह रहा था, ये कोई लेंडिंग ट्रेड करेगा, ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडी के लिए कोई पैसा देगी आरबीआई, वो भी लास्ट समय पे ट्रेड के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा करेगी आरबीआई? वो भी ट्रेड के लिए डायरेक्ट आरबीआई पैसा देगी। ट्रेड के लिए आप मान सकते हो कि लोन ले रहे हो एसबीआई क्या किसी कॉमर्शियल बैंक से, आप सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट, वो भी ट्रेड के लिए लोन लोगे, देगी किसी को बैंक? कभी नहीं देती, गवर्नमेंट देती है, ठीक। तो पहला गलत था, ठीक है, तीसरा तो गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विद कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है, जहाँ गलाए जाते हैं। दे में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं, ठीक, इनटू इन्वायरमेंट। सेकंड दे रहा है कॉपर स्लज कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इनटू एनवायरनमेंट। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो उसका बेस्ट होता है कॉपर का, ऐसे गाद जैसा, उसी को तो स्लज बोलते हैं, ठीक है। वो जब इन्वायरमेंट में आएगा तो बहुत सारा रिलीज तो करेगा, इन्वायरमेंट, हो सकता है, ठीक। और दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये तो जानते हो कि SO2 जो होती है वो पॉल्यूटेंट होती है, अभी देखना रिलीज होती है कि नहीं। तो आपने ये देखो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही, ये गलत है, क्यों? ये बोला लीथल क्वालिटी, लीथल क्वालिटी। देखते हैं ऑप्शन 2 और 3 सही है। कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस है जिसमें कार्बन होता है जो ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर एयर कंप्रेसर कर मोनोऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये फिर मोनोऑक्साइड जो होती है रिएक्ट करती है ओर के साथ, ठीक है, और ये ऑक्सीजन एटम निकल जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम निकल जाता है, फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहां से। और सेकंड दे रहा है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, लीथल नहीं रिलीज करती, लीथल। अब जाके देखो लीथल CO2 कौन सी चीज है, ठीक, जाके देखो आप। सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, इसके साथ आप जब जाके देखोगे तो हाँ याद रहेगा कि क्या चीज होती है, कभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन दे रहा है जो कॉस्ट में इमिट करता है स्लेजिंग में, टॉक्सिक पॉल्यूएंट में क्या कहते हैं, लेड निकलता है, आर्सेनिक निकलता है, सेलेनियम निकलता है, हैवी मेटल निकलते हैं। तो ये जब बाहर आते हैं तो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, ठीक, स्ट्रीम से जो नदियों की धारा होती है, नाले जो भी होते हैं, जुड़े होते हैं फैक्ट्री से। थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है कॉपर स्मेल्टर साथ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्रेस एलिमेंट सस्पेंडेड पार्टिकल है पॉल्यूटेंट 203 किलोमीटर में सल्फर पाए जाते हैं, जब जो इंडस्ट्री के आसपास सेंसिटिव एरिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल। फर्नेस ऑयल ये क्या होता है, किससे संबंधित है, किससे संबंधित, कंसीडर किससे है? पहले दे रहा है इट ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी से मिलता है, मतलब क्रूड ऑयल आता है हमारे रिफाइनरी के जो स्टेज होती है उसमें से मिलता है, ठीक है। सेकंड में दे रहा है सम इंडस्ट्री जो होती है यूज करती है इसको पावर जनरेट करने में। पावर जनरेट करने में क्या लगेगा? फ्यूल लगेगा, ठीक है। फ्यूल किससे लाएंगे? जानते हो जो सबसे रद्दी क्वालिटी का फ्यूल होता है पावर इंडस्ट्री वो यूज करेंगे, क्योंकि चीप जिससे पड़े, ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी नहीं यूज करेंगे, जो ज़्यादा से खराब चीज़ें होंगी वो यूज करेंगी जिससे कम पैसे में अच्छी पावर जनरेट हो जाए। तो ज़रूरी है कि ऑयल रिफाइनरी से ही कोई प्रोडक्ट आए जिसको यूज करके पावर जनरेट करेंगे, ठीक। हाँ, और ये कॉज है हाँ सल्फर एमिशन का बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में। पहला स्टेटमेंट दे रहा है 1 2 2 3 1 एंड 3 तीनों सही है। चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में सॉल्विंग में कितना है। फर्नेस ऑयल है, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम रिफाइनरी। जब पेट्रोल निकाल जाता है कई स्टेज पे सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, एक ऐसे चैम्बर होता है सबका, किससे कौन चीज़ निकलेगा, किससे कौन सा फ्यूल बन के निकलेगा, जिससे जिससे टेम्परेचर पे बढ़ा के। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है, ठीक है, डार्क कलर का होता है, ठीक है,
और क्रूड ऑयल में से ही मिलता है, इसको पावर इंडस्ट्री यूज करती है पावर जनरेट करने में, सही बात है, ठीक है। और इसको एक नाम से जाना जाता है, जानते क्या, इंटरनेशनल पे। अपने यहाँ तो फ्यूल ऑयल बोलते हैं, फर्नेस ऑयल बोलते हैं इसको, और बोलते हैं बंकर फ्यूल बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इसको। और ज़्यादा स्टीम बॉयलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक, शिप उप के लिए। और शिप में जानते हो कि बहुत एकदम जो थर्ड हैंड का ऑयल होता है वही यूज किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए। तीसरा क्यों करेक्ट है ये आप देख ही सकते हो, अगर कहीं ऑयल है उसमें से सल्फर जरूर निकलेगा। ये सही क्वेश्चन मोटरसाइकिल वाला पूछा था, साइलेंसर वाला, ठीक है, याद नहीं किसी ईयर में पूछा था, डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 30, कार्बन कैप्चर बाय ओशियन, ओ सॉरी मैं तो स्टेटमेंट ही पढ़ लिया राइट वाला। ब्लू कार्बन क्या चीज़ है ये पूछा था, तो पहले दे रहा था कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल। ब्लू इकोनॉमी आपने सुनी थी, ब्लू इकोनॉमी बहुत चर्चा में थी, सुनी ही होगी ना। तो ये ओशियन से संबंधित थी, वाटर से संबंधित, ठीक है, ओशियन से, ठीक। कार्बन सीक्वेंस फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर, सॉइल में जो कार्बन का होता है और कंटेन करता है जो पेट्रोलियम होता है नेचुरल गैस में, उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन, या ब्लू कार्बन उसको बोलते हैं जो एटमॉस्फेयर में। तो ब्लू कार्बन आप नीला जानते हो कि वाटर नीला में दिखाई जाती है, ऊपर से जाकर दिखते हो तो नीली नीली दिखाई देती है पानी के कारण, तो ओशियन है, ठीक। ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लगा रखा है, आप लोग एक नज़र मान लेना। कार्बन सिंक जो होता है, जो कार्बन सिंक होता है ओशियन में, उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमने बताया था ना, ये रहा मशरूम, इसे 2020 में एक क्वेश्चन उठा लिया ऑप्शन से, ठीक है, जाके देखना कौन सा क्वेश्चन उठाया 2020 में। पहला हम दे रहा है, कौन सा यार मोस्टली लाइकली टू फाउंड इन सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के कौन पाया जाता है, ठीक। फर्नेंस, लिचन, मॉस या मशरूम। ये तो आपने लिचन सुना ही होगा, ये दोनों ही तो आपने सही मिल गया ना। अब चलो दिखाते हैं इसका पिक्चर कैसा होता है, पहले पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ये फर्न हो गया, ये मॉसेज हो गई, ठीक। ये इनकी इमेज है, ठीक। और इनको जाके आप सर्च देखो ध्यान से, कौन कौन से हैं, क्यों, ठीक है। बोल रहा मिट्टी के बियर ना कौन उग जाती है, ठीक, जाके देखना। इससे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी 2022 में इसी से, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन ये था फंगस 2022 में, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर पढ़े होते तो क्वेश्चन हो जाता ना। तो मशरूम को फंगस कहते हैं, ये डायरेक्ट बोलता है मशरूम एक फंगस है क्या, तो पहला ऑप्शन यही से सही हो जाता है, मशरूम फंगस होता है, ठीक है। ये अब ग्राउंड को होते हैं, सॉइल होता है या फूड सोर्सेज जो होते हैं, जैसे सब्जी का कुछ होता है तो उस पर उग जाते हैं, ठीक। फर्न आपने सुना ही होगा, ठीक है, ग्रोइंग सॉइल। फर्न जानते हो आप कौन कौन सा, देखते नहीं बहुत सारे रूम में ये डेकोरेटिव पौधे होते हैं, लगाए जाते हैं, जयमाल पे देखोगे शादी में लगाया जाता है ऐसे फटे उठे पत्ते, तो वो फर नहीं होता है, ठीक। और जो ये लिंचन और मॉसेज होते हैं ये बिना सॉइल के उग जाते हैं, ठीक। और इसका यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अब आगे से